हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमारी प्रैक्टिस करने के लिए असर्शन और रीज़न बेस्ड एमसीक्यूज़ नहीं है, बुक्स में अवेलेबल नहीं है, सैम्पल बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, तो करें कैसे। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे चैप्टर्स में से कुछ असर्शन और रीज़न बेस्ड एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करें। आई होप आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे। ऐसे ही मैं आगे भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है। असर्शन आपको दे रखा है, आपको पता है क्या करना है, राइट। एक आपको असर्शन दे रखा होगा, एक स्टेटमेंट होगी, उसका नीचे आपके रीज़न की भी एक स्टेटमेंट होगी। उसके बाद आपके पास चार ऑप्शंस होंगे। पहला ऑप्शन क्या होता है कि जो असर्शन है वो भी सही है, जो मतलब असर्शन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो भी सही है, जो रीज़न में स्टेटमेंट गिवन है वो भी सही है, और जो रीज़न आपको दिया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके असर्शन की। ऐसे अलग अलग चार एमसीक्यूज होंगे। जैसे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा कि आपका असर्शन की स्टेटमेंट सही है, रीज़न की स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन जो रीज़न में एक्सप्लेनेशन गिवन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, थर्ड आपका क्या होता है कि असर्शन की स्टेटमेंट सही है, रीज़न की स्टेटमेंट ही गलत है। फोर्थ आपका ऑप्शन होता है कि असर्शन की स्टेटमेंट गलत है और रीज़न की स्टेटमेंट सही है। आपने अगर पहले प्रैक्टिस कर रखे तो आपको पता होगा। देखो, फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। असर्शन में आपको दिया है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, ये स्टेटमेंट सही है, आपने पढ़ रखी है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका रीज़न देखते हैं कि रीज़न में आपको क्या दे रखा है। रीज़न में आपको दिया अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। पहली बात, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि क्या दोनों की स्टेटमेंट्स ट्रू है या नहीं है। जो असर्शन में स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है, हाँ जी ट्रू है। अब रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है, अगर आप सिर्फ उस स्टेटमेंट को पढ़ो, क्या वो सही है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, हाँ जी। अकाउंटेंसी हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर, है ना। अकाउंटेंसी क्या होता है? एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, सही है। उसके बाद हमें देखना होता है कि जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है क्या वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन है? नहीं, असर्शन और रीजन का दूर दूर तक कोई नाता आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, राइट। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। दोनों की स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया? ऐसे ही हम आगे के एमसीक्यूज करेंगे। देखते हैं सेकंड एमसीक्यू। देखो, सेकंड एमसीक्यू आपके सामने क्या है कि ओनली दोज फैक्ट्स, असर्शन में आपको क्या गिवन है, ओनली दोज फैक्ट्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को, उन्हीं इवेंट्स को आप अपने बुक्स में, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड कर सकते हो अगर उन इवेंट्स को, उन फैक्ट्स को आप मनी में मेजर कर सकते हो, हाँ या ना? बिल्कुल सही। जो नॉन मॉनेटरी आइटम्स होती है उनको हम मेजर नहीं कर सकते। अब देखो, रीजन में स्टेटमेंट क्या गिवन है कि एज पर द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। पहली बात, दोनों की स्टेटमेंट तो सही है, दोनों की स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या अब आपको जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है वो असर्शन की एक्सप्लेनेशन है? हाँ जी है। उन्होंने आपको बताया है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की वजह से हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो आप मनी में एक्सप्रेस कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ईजी है, राइट। नेक्स्ट देखो, एमसीक्यू नंबर 3, बहुत ध्यान से देखना कि रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट दे आर सेम फॉर लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। पहली बात सोचो कि क्या जो लाइबिलिटी और कैपिटल के रूल्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं? डेबिट एंड क्रेडिट के, हाँ जी सेम होते हैं। बहुत सिंपल सा रूल होता है कि जब दोनों के बैलेंस इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट हाँ जी सही है। अब देखो, रीजन में क्या गिवन है, आपको बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कैपिटल इज ऑल्सो ट्रीटेड एज द लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। पहली बात, क्या स्टेटमेंट सही है? हाँ जी सही है। इसका मतलब दोनों के दोनों स्टेटमेंट तो सही है। अब क्या जो रीजन में आपको स्टेटमेंट गिवन है वो एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? हाँ जी है। आपको साफ साफ बताया गया कि दोनों के रूल सेम क्यों है, क्योंकि कैपिटल भी एक लाइबिलिटी होती है एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अगेन आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर हो गया, राइट। ऐसे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे और आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी कि आपको असर्शन और रीजन वाले एमसीक्यू कैसे करने हैं, है ना। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 4, अगेन बहुत ध्यान से करेंगे कि रिपेयर्स ऑफ ₹10,000 इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से देखो,
आपने 10,000 रुपीज़ के कुछ रिपेयर्स करे हैं ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी इज रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और कहेंगे हाँ कि ये स्टेटमेंट सही है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है। सर क्यों गलत है? ध्यान से सुनो कि जब आप कोई भी मशीनरी परचेज करते हो, अब वो सेकेंड हैंड है या फर्स्ट हैंड है उससे मतलब नहीं है। आपने अगर कोई मशीनरी परचेज करी है और परचेज करने के टाइम पे अगर आप उस पर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो, रिपेयर्स का, इंस्टॉलेशन का, फ्रेट का, कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो, वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स आप मशीनरी अकाउंट में ही क्लब करते हो, मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करते हो। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं माने जाते, उनको अलग से आपको एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं करना होता। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आपको रीजन क्या दिया है इसका देखो। अब रीजन में स्टेटमेंट क्या है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। मुझे पहले एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी सही है, राइट। अब जैसे ही आपकी दोनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर गलत हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी आंसर हो ही नहीं सकते। तो आपका बचा ऑप्शन नंबर सी और डी। अब सी में क्या था? असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। गलत है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। इसका मतलब आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 5। क्या बोला आपको असर्शन में कि पर्सनल ट्रांजैक्शंस ऑफ द ओनर्स ऑफ द बिजनेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। जो ओनर्स की पर्सनल ट्रांजैक्शन होती है वो आप बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हो। क्या ये सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, अब रीजन में आपको क्या दिया देखो। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटरप्राइज एंड ओनर्स आर कंसीडर्ड एज सेपरेट एंटिटी। अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस और ओनर्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता है, उन दोनों की अलग एंटिटी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है। अब क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की? हाँ जी, राइट। आपको असर्शन में दिया था कि हम पर्सनल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ओनर और जो बिजनेस है वो दोनों अलग अलग ट्रीट होते हैं, सेपरेट एंटिटी होती है। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। क्या आपको समझ में आ रहा है? राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, एमसीक्यू नंबर 6। असर्शन आपको क्या दिया है कि डेट रिटर्न ऑफ एज बैड, बेसिकली बैड डेट्स व्हेन रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, जब आपके बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाते हैं, इज क्रेडिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है। जब आपके बैड डेट रिकवर्ड होते हैं तो आप कौन सा अकाउंट क्रेडिट करते हो? आप करते हो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। डेटर का अकाउंट तो आपका होता ही नहीं है बुक्स में, आप पहले ही क्लोज कर देते हो। जब आप डेटर को बैड डेट रिकॉर्ड करते हो तो डेटर का अकाउंट क्लोज कर देते हो। तो डेटर का अकाउंट तो होता ही नहीं है। इन्होंने बोला है कि जब आपके बैड डेट्स रिकवर्ड होते हैं सब्सिक्वेंटली तो आप डेटर का अकाउंट क्रेडिट करते हो, नहीं, आप बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट करते हो। रीजन में देखो अब क्या दिया है कि बैड डेट रिकवर्ड आर क्रेडिटेड एज इट इज अकाउंटेड एज अ गेन। बैड डेट रिकवर्ड को हम क्रेडिट करते हैं, क्यों? क्योंकि आपके लिए वो गेन है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये सच्ची बात है ये, राइट। आंसर क्या होगा कि असर्शन गलत है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 7 देखो। वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अगेन ऐसा ही सिमिलर सा एमसीक्यू हमने पहले भी किया। इन्होंने बोला वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए आपने जो वेजेस पे करे हैं वो वेजेस अकाउंट में डेबिट नहीं होते, मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। अभी मैंने आपको समझाया, कोई भी अगर आप फिक्स एसेट परचेज करते हो, परचेज करने के टाइम पे आप जो भी एक्सपेंडिचर करोगे, बेशक वो वेजेस पे करी हो, इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा हो, फ्रेट हो, कुछ भी हो, वो आप उस फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही डेबिट करते हो, आप उनके एक्सपेंसेस नहीं बनाते, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? गलत हो गई। रीजन में देखो क्या स्टेटमेंट दी है कि ऑल द एक्सपेंसेस इंकर्ड इन द कैरेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। कितनी अच्छी बात बोली है इसने, बिल्कुल सही इन्होंने बताया है कि जितने भी आप एक्सपेंसेस इंकर करते हो, बेशक वो कैरेज का हो, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का हो, इंस्टॉलेशन का हो, वो सारे के सारे आपके फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। सच्ची बात। अगेन आंसर क्या हो गया? असर्शन गलत, रीजन सही। समझ में आया? उसके बाद देखो आपका एमसीक्यू नंबर 8। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द ओनर पेड बाय द बिजनेस बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू ड्रॉइंग्स अकाउंट। अगर आप ओनर का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो, कहाँ से पे कर रहे हो? बिजनेस के बैंक अकाउंट से, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। सच्ची बात है।
क्यों? क्योंकि अगर ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे करता है, भाई ओनर का लाइफ इंश्योरेंस है, ऑब्वियस सी बात है ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, ओनर का पर्सनल एक्सपेंस है। और अगर ओनर अपने पर्सनल एक्सपेंसेस बिजनेस के बैंक अकाउंट से पे कर रहा है, यस और नो, तो हम क्या करते हैं, उसका ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हैं। समझ में आया? तो असर्शन आपको बिल्कुल सही दे रखा है, स्टेटमेंट सही है। अब देखते हैं इसका रीजन आपको क्या दिया। बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन एनी पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। पहले आप ये देखो कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि आप बैंक अकाउंट क्या करते हो, क्रेडिट करते हो जब भी आप कोई पेमेंट कर रहे हो थ्रू चेक। किसी को भी आप चेक इशू करते हो तो आप बैंक अकाउंट क्रेडिट करते हो। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट आपके असर्शन की एक्सप्लेनेशन है? नहीं, दोनों का कोई नाता ही नहीं। हमने बात करी है ऊपर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर की, ड्राइंग्स की, ये बात कर रहा है बैंक अकाउंट की, क्या कोई भी रिलेशन है? नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ में आया? नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 9 देखो। नो अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ओहो हो, देखो उसने क्या बोला है कि नो अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जो भी आपके प्रोप्राइटर का नाम होता है उस नाम से आप कोई भी अकाउंट ओपन नहीं करते। क्या ये सही कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है। कभी भी आपने ओनर का अकाउंट ओपन किया? नहीं, राइट। अब देखो रीजन में आपको क्या दिया है कि प्रोप्राइटर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात कह रहा है कि जो ओनर की ट्रांजैक्शंस होती है वो हम किसके थ्रू रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल अकाउंट के। तो कैपिटल अकाउंट होता है जो ओनर का अकाउंट होता है, हम ओनर का नाम से रिकॉर्ड नहीं करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट सही है। क्या ये एक्सप्लेनेशन सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये बात ही उसकी कर रहा है कि ओनर का जो अकाउंट होता है वो कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट होता है, उसका पर्सनल अकाउंट हम ओपन नहीं करते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर कि दोनों स्टेटमेंट भी सही है और जो रीजन में आपको एक्सप्लेनेशन गिवन है वो भी सही है, राइट। एमसीक्यू नंबर 10 देखो। असर्शन में आपको क्या गिवन है कि कैश बुक इज बोथ जर्नल एज वेल एज लेजर। जो आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो उसको आप जर्नल भी ट्रीट करते हो, वो आपकी लेजर भी होती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? हाँ जी, सही है। जब भी आप कैश बुक बनाते हो, राइट, वो क्या होती है, आप सबसे पहले उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो वो आपकी जर्नल भी होती है। और क्योंकि आप कैश बुक के बाद कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, वो आपका लेजर भी होता है। रीजन में देखो क्या दे रखा है कि कैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कैश बुक। पहले मुझे एक बात बताओ कि क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट गलत है कि जब आप कैश बुक बनाते हो तो कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करते, आप उसका लेजर प्रिपेयर नहीं करते हो। तो असर्शन में जो आपको स्टेटमेंट गिवन है वो सही है, लेकिन जो रीजन में स्टेटमेंट गिवन है वो गलत है। आंसर हो गया आपका सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। समझ में आ गया? नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 11। अब असर्शन में क्या गिवन है आपको कि अ कॉन्ट्रा एंट्री इज वन विच डज नॉट रिक्वायर पोस्टिंग टू द लेजर। इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है वो आप लेजर में पोस्ट नहीं करते हो। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अब जिसको पता है कि कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है उसको तो आंसर पता होगा, राइट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है वो आप लेजर में पोस्ट नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? देखते हैं कि रीजन में क्या गिवन है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। रीजन में क्या स्टेटमेंट गिवन है कि कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व्स कैश एंड बैंक एस्पेक्ट। बेसिकली क्या कह रहा है वो कि जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है उसका मतलब ही क्या होता है, जहां पे आपके जो दो अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। तो कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट इन्वॉल्व है, ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। एंड बोथ दीज अकाउंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक। सही बात है कि जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो, है ना, जब कैश बुक प्रिपेयर करते हो तो मैंने आपको पहले भी बताया कि ना तो आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करते हो ना ही आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करते हो। येस और नो? तो जो रीजन आपको गिवन है वो बिल्कुल मस्त गिवन है कि एक तो कॉन्ट्रा एंट्री इन्वॉल्व्स कैश एंड बैंक एस्पेक्ट, बिल्कुल सही। और ये दोनों अकाउंट क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं करते इसीलिए आप कॉन्ट्रा एंट्री को लेजर में पोस्ट कर ही नहीं सकते। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है? कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट। ना तो आप कैश अकाउंट बना रहे हो ना ही आप बैंक अकाउंट बना रहे हो। जब आप ये दोनों अकाउंट बना ही नहीं रहे तो पोस्ट कैसे करोगे? कहाँ करोगे? नहीं कर सकते। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और रीजन में जो स्टेटमेंट गिवन है वो बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है आपकी असर्शन की। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया? नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 12।
एसर्शन में क्या गिवन है कि व्हेन अ सेल्स बुक इज मेंटेन्ड, मैंने हर चैप्टर में से कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों का एसर्शन और रीजन वाला एमसीक्यू बनाओ सो दैट आपके कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाए, है ना। ये है आपका सब्सिडरी बुक। देखो, व्हेन अ सेल्स बुक इज मेंटेन्ड देयर इज नो नीड टू ओपन सेल्स अकाउंट इन द लेजर। अब जिसको सब्सिडरी बुक्स आती है उसको आता होगा, नहीं आती तो नहीं आता होगा। देखो अब क्या होता है, आपको बोला क्या गया कि जब आप सेल्स बुक बनाते हो तो आपको सेल्स अकाउंट प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो जो भी आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है ना, सब्सिडरी बुक्स में से सिर्फ एक कैश बुक ऐसी होती है जिसका लेजर नहीं प्रिपेयर होता। मतलब कैश बुक के बाद कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट प्रिपेयर नहीं होता। बाकी की जो 7 सब्सिडरी बुक्स होती है उन सब के लेजर प्रिपेयर होते हैं, राइट। तो जो सेल्स बुक आपको बोल रहा है, ये सेल्स बुक जब आप बनाते हो तो सेल्स अकाउंट ओपन करते हो, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत हो गई। उसके बाद देखो क्या दिया है कि सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो भी आपकी सब्सिडरी बुक्स होती है जैसे कि सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ये चारों बुक्स सिर्फ और सिर्फ आपके क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करती है। क्यों? क्योंकि जो कैश वाली ट्रांजैक्शंस होती है वो तो आप कैश बुक में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लेते हो, हाँ या ना, ठीक है। तो आपका एसर्शन हो गया गलत, आपका रीजन है सही, ऑप्शन है आपका डी। एसर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ओनली पर्सनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट आर बैलेंस्ड। पहली बात तो इसका मतलब क्या है, अब देखो लेजर चैप्टर अगर आपने पढ़ा है तो वहाँ आपने पढ़ा होगा कि हर अकाउंट को आपको बैलेंस करना होता है। बैलेंस का मतलब क्या है कि उनका क्लोजिंग बैलेंस निकालना होता है जो आप आगे ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में जाके ट्रांसफर करते हो, है ना। यहाँ उन्होंने बोला कि जो भी आपके पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, जो भी रियल अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी इंडिविजुअल का अकाउंट जैसे क्रेडिटर, डेटर, रियल अकाउंट मतलब आपके एसेट्स के अकाउंट, फर्नीचर, कैश, ये सारे क्या है आपके रियल अकाउंट्स हैं। सिर्फ इन्हीं के बैलेंस होते हैं। बेसिकली वो क्या कह रहा है, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि नॉमिनल अकाउंट के बैलेंसेस आप नहीं निकालते हो, आप उनको बैलेंस शीट में ट्रांसफर नहीं करते हो। क्यों? देखो क्या ये स्टेटमेंट सही है, अभी बताऊंगा। रीजन में आपको क्या गिवन है कि नॉमिनल अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू। सही बात है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं, एंड दोज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो ध्यान से सुनो कि जो भी आपके रियल अकाउंट होते हैं और आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, उनके जो आप क्लोजिंग बैलेंसेस निकालते हो, मतलब उनके अकाउंट को आप बैलेंस करते हो, वो आप बैलेंस शीट में कैरी फॉरवर्ड करते हो, आप उसको बैलेंस शीट में डालते हो क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस है। लेकिन जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी आपका बैलेंस आता है वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हो। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू होते हैं, तो उनको आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती, उनका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता कुछ भी। जितना भी बैलेंस होता है वो आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए नॉमिनल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंसेस आपको कभी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखते। बैलेंस शीट में सिर्फ 3 चीजें दिखती है, एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आपके बैलेंस शीट में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं जाते। क्लियर हो गया? तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, एमसीक्यू नंबर 14 देखो चलो। आपको क्या बोला है कि बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो बैंक कॉलम होता है कैश बुक का वो हमेशा डेबिट बैलेंस शो करता है। ये गलत है। क्यों गलत है देखते हैं, क्या इन्होंने आपको रीजन दिया है, देखते हैं। बिजनेस कैन विदड्रॉ मोर देन देयर बैंक बैलेंस इन द करंट अकाउंट। जो बिजनेस का बैंक में अकाउंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। तो आपको बोल रहा है कि बिजनेस कैन विदड्रॉ मोर देन देयर बैंक बैलेंस इन द करंट अकाउंट। मतलब अगर आपके बैंक में सिर्फ 10,000 रुपीज़ है, आप फिर भी 12,000 रुपीज़ विदड्रॉ कर सकते हो, मतलब अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा विदड्रॉ कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, ऐसा आपका करंट अकाउंट में होता है, ठीक है। दैट इज शोन एज बैंक ओवरड्राफ्ट इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। क्या बोल रहा है आपको समझाता हूँ। देखो एक वर्ड होता है बैंक ओवरड्राफ्ट, उसका मतलब यही होता है कि आपने अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा विदड्रॉ कर लिया है। जब आप अपने बैंक बैलेंस से ज़्यादा विदड्रॉ कर लेते हो तो वो आपका बैंक बैलेंस किस में हो जाता है, क्रेडिट में। एक तरह से वो आपके बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है, राइट। तो जब आप कैश बुक प्रिपेयर करते हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट आपका कहाँ शो होता है, क्रेडिट साइड पे। तो जो ये आपको बोला ना कि बैंक कॉलम ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में आपका बैंक कॉलम क्या शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस। क्या आपको समझ में आया? तो असर्शन हो गया गलत, रीजन हो गया सही।
असर्शन गलत, रीजन सही, ऑप्शन नंबर डी। तो आज का लास्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 15। देखो जरा कि एट द टाइम ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट इज क्रेडिटेड एंड द डेप्रिसिएशन अकाउंट इज डेबिटेड। इजी है, हाँ या ना? बिल्कुल सही, सही बात बोल रहा है कि जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो अपने एसेट अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो और डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हो। क्यों करते हो जरा देखो, दे रखा है कि आपको डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस सारे के सारे डेबिट होते हैं। सही बोल रहा है। एंड रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मशीनरी, और क्योंकि वो डेप्रिसिएशन आपकी मशीनरी की वैल्यू को रिड्यूस करता है, इसीलिए मशीनरी अकाउंट होता है क्रेडिट। दोनों चीजें बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन में जो एक्सप्लेनेशन है वो भी बहुत बढ़िया है। आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप आपको ये 15 के 15 एमसीक्यूज करने में मजे आए होंगे, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। डेफिनेटली मैं आगे भी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा, केस स्टडीज़ भी मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि ये मटेरियल आपकी बुक में नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शायद आपको ज़्यादा करने को नहीं मिल रही होगी। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको वीडियो में कुछ बहुत अच्छा लगा है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।